में मुसलमानों का राज रहेगा और आधुनिक में अंग्रेजों का राज रहेगा। ठीक है, तो उन्हीं 3 भागों में से एक भाग आज हम स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अगर पिछले एग्जाम्स को देखें तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मध्यकालीन और आधुनिक से आए हैं, तो हम लोग डायरेक्ट वहीं से शुरुआत करेंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत, मेडिवल इंडिया, यानी कि जब मुसलमान भारत में आए थे वो समय। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा मध्यकालीन भारत। क्या आप लोग देख पा रहे हैं जो लिखा है? जिसका समय होगा 712 से लेके 1857 के बीच। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये बातें बताई थी कि 3 भाग है। प्राचीन भारत का समय रहेगा 2500 ईस्वी पूर्व से लेके 712 तक, 712 से लेके 1857 के बीच रहेगा मध्यकालीन भारत, और 1857 से लेके 1947 तक रहेगा आधुनिक भारत। आज हम शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत, यानी कि मुसलमान जब भारत में आए थे तब से लेकर के जब तक उनका राज रहेगा तब तक। आखिर क्या हुआ था 712 से 1857 के बीच। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि डायरेक्ट दूसरा भाग शुरू कर दिया, पहला आपने करवाया नहीं, समझ में कैसे आएगा? तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कभी भी हम किसी भी चीज का दूसरा पार्ट देखते हैं ना, तो पहला पार्ट एक बार थोड़ा सा अगर ट्रेलर दिखा दिया जाए, जैसे फिल्मों में होता है, डायरेक्ट आप दूसरा भाग देखते हो, पहले भाग की अगर जानकारी दे दी जाए कि कहानी अब तक ये चल रही थी, तो दूसरा भाग समझ में आ सकता है। तो इससे पहले कि मैं दूसरा भाग शुरू करूं, आप लोगों को एंशियंट इंडिया की थोड़ी सी जानकारी मैं दूंगा, प्राचीन भारत का ट्रेलर दिखाऊंगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि कब शुरू हो गया। देखिए दोस्तों, तो एक छोटा सा मैप हमें चाहिएगा। क्या सही बना है? कमेंट करके बताएं। मेरी आवाज सही सुनाई दे रही है क्या? हाँ जी, मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग? देखिए, हाँ, कुछ लोग जो है इसको 712 से 1707 मानते हैं, कुछ लोगों ने इसको 712 से 1707 माना है। ये लॉजिक गलत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये लॉजिक बताया था, ठीक है, क्योंकि 1707 में औरंगजेब की डेथ होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अंग्रेजों का राज शुरू हो गया। अंग्रेजों का राज 1857 में शुरू होता है। ठीक है, तो देखिए जी, बस अब समझने पे ध्यान दें, आप लोग कमेंट न करें, कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठ जाएं, जो मैं पढ़ा रहा हूं सिर्फ उस पे फोकस करें एक बार। देखिए जी, तो हमें शुरू करना है मध्यकालीन भारत, भाग नंबर 2। इससे पहले क्या चल रहा था एक बार हम वो देख लेते हैं। आखिर क्यों मध्यकालीन शुरू हुआ, आखिर क्यों मुसलमान भारत में आए थे। देखिए सर, प्राचीन समय में अगर हम एक बार प्राचीन समय की बात करें, तो प्राचीन समय में एक वंश हुआ करता था, पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश, प्राचीन काल में एक वंश था पुष्यभूति वंश, जिसको वर्धन वंश भी बोलते हैं। वर्धन वंश, पुष्यभूति वंश में एक राजा फेमस था, हर्षवर्धन। सबको पता है इस बात का। हर्षवर्धन 606 से लेके 647 ईस्वी तक भारत में राज करता है जी। प्राचीन काल में एक हिंदू वंश था, वर्धन वंश या फिर पुष्यभूति वंश। उस वंश में एक राजा था हर्षवर्धन, जिसने 606 से लेकर 647 तक राज किया था। हर्षवर्धन के समय तक भारत जो है ये सोने की चिड़िया कहलाता था।
प्राचीन समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि भारत दुनिया में सबसे समृद्ध देश था। सोने की चिड़िया, सोना चांदी बहुत था, इसके अलावा भी सब कुछ भारत में सबसे ज्यादा था। सोने की चिड़िया पे उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली वंश चला हुआ था, वर्धन वंश, जिसकी दो राजधानी थी। एक थी थानेसर और दूसरी थी कन्नौज। एक है थानेसर जो कि हरियाणा में है, और दूसरी है कन्नौज जो कि यूपी में। प्राचीन काल में वर्धन वंश में हर्षवर्धन इस पूरे के पूरे एरिया पे राज कर रहा था जी। अब उस समय के भारत की अगर बात करें तो ये पाकिस्तान भी भारत में ही आ जाएगा, ठीक है। देखिए सर, सोने की चिड़िया पे एक राजा हर्षवर्धन, इसकी 647 में डेथ हो गई। सारा खेल यहां से शुरू हुआ था। वर्धन वंश से पहले गुप्त काल था, गुप्त काल से पहले मौर्यों का राज था, सब कुछ हिंदुओं का चल रहा था। 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की डेथ हो गई। जब इसकी डेथ हुई तो हर्षवर्धन के बाद गद्दी पे बैठने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि हर्षवर्धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। थानेसर में ये खुद राजा था, कन्नौज में इसकी बहन संभालती थी राज्यश्री, उसका भी कोई उत्तराधिकारी नहीं था। यानी कि प्राचीन भारत में जो हर्षवर्धन एक राजा था, उसके मरने के बाद उसका कोई ऑप्शन नहीं था, अब गद्दी पे बैठेगा कौन, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क था। हर्षवर्धन के मरने के बाद ऑप्शन अगर कोई मिला नहीं तो भारत का विभाजन शुरू हो गया, टुकड़े शुरू हो गए जी। अगर कोई राजा ही नहीं रहेगा तो जितने भी राज्य वर्धन वंश के अधीन आते थे वो सारे के सारे उससे अलग हो गए। भारत टुकड़ों में बट गया, जो अखंड भारत था वो अनेक टुकड़ों में बट गया। टुकड़ों में वो देश बट गया जो सोने की चिड़िया है। अब ये बात किस ओर इशारा कर रही है? क्या अब इस सोने की चिड़िया पे आक्रमण होंगे? बिल्कुल होंगे जी। सोने की चिड़िया टुकड़ों में बटने का मतलब है अब इस पे आक्रमण होंगे। यहां तक की तो बात क्लियर है। आप लोगों को इतना तो पता लग गया कि अब भारत पे अटैक होंगे, लेकिन सवाल यह कि मुसलमानों के ही क्यों? सोचो, हर्षवर्धन की डेथ हुई, भारत टुकड़ों में बटा क्योंकि इसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था, ऊपर से ये सोने की चिड़िया है, अब होंगे इस पे आक्रमण, दुनिया वाले लोग सोना लूटने आएंगे। लेकिन सवाल यह था कि मुसलमान ही क्यों आए। एक बार मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ लेता हूं, बताइए फटाफट। आप लोग आवाज सुन पा रहे हैं ना? चीजें समझ में आ रही है ना? कमेंट कीजिए। अच्छा, आवाज एक कान में आ रही है, ठीक है, ईयरफोन चेंज कर लो। कन्नौज यूपी में है जी। चलिए जी। अरे आप लोग यार सिर्फ एक बार क्लास पे ध्यान दीजिए, क्लास पे ध्यान दीजिए आप लोग। फीस कब है, फीस कितनी है? अब यार देखो, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, आप लोग पूछ रहे हो फीस, ये सारी बातें मैं आप लोगों को लास्ट के 5 मिनट में बताऊंगा, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा था, एक बार सिर्फ क्लास पे ध्यान दें आप लोग, ठीक है। हाँ जी, ये विशेष मैं बाद में लूंगा, आप लोग सिर्फ क्लास पे ध्यान दें। अगर किसी को डाउट है तो वो पूछें, अदरवाइज फिर हम चलते हैं आगे, ठीक है। देखिए जी, बस अब कोई बीच में बोलेगा नहीं। देखिए सर, हर्षवर्धन की डेथ हुई, इसके मरने के बाद कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो ये देश जो सारा का सारा इसके अधीन आता था वो टुकड़ों में बट गया, और सोने की चिड़िया ये पहले से ही था। अब सोने की चिड़िया पे होंगे आक्रमण। सवाल ये है, मध्यकालीन भारत में हमें पढ़ना है कि मुसलमान आएंगे, तो आक्रमण मुसलमानों ने ही क्यों किए? इसके पीछे लॉजिक है भारत के भूगोल का। देखिए साहब, आक्रमण होगा ये कंफर्म है, लेकिन क्या कोई अटैक इस दिशा से हो सकता है? दक्षिण पूर्व से नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहां पे है बंगाल की खाड़ी। क्या कोई अटैक इस दिशा से हो सकता था? दक्षिण पश्चिम से नहीं हो सकता। अरब सागर।
क्या कोई अटैक यहां से हो सकता था साउथ से? नहीं हो सकता। हिंद महासागर, हर्षवर्धन के मरने के बाद भारत पे आक्रमण होगा, लेकिन 3 दिशाओं से नहीं होगा। 3 दिशाओं से भारत पानी से घिरा हुआ है, 3 दिशाओं से भारत सुरक्षित है। अगर किसी को अटैक करना है इस रास्ते से तो उसको समुद्री जहाज लेके आना पड़ेगा जी। अगर किसी को अटैक करना है भारत में तो समुद्री जहाज लेके आओ। समुद्री जहाज पहली बार 1498 वास्को डी गामा लेके आया था। पहली बार वास्को डी गामा इसको लेके आया था। अभी मैं देख पा रहा हूं आप लोगों के कमेंट बीच में चल रहे हैं, ठीक है। आप लोग एक बार इसको साथ में शेयर करें वीडियो को, ताकि मैक्सिमम लोग इसका फायदा उठा सकें। वीडियो को फटाफट शेयर कर दें। एक बार मैं 2 मिनट के लिए रुक रहा हूं, आप लोग फटाफट इसको शेयर कीजिए और बताइए कोई प्रॉब्लम आ रही है तो। शेयर करने के बाद आप लोग कमेंट करके मुझे बताएं कि सर मैंने शेयर कर दिया। फटाफट कमेंट पढ़ रहा हूं मैं, अभी 2 मिनट का टाइम है। कर दिया ना? ऐप के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को ऐप शुरू होने से पहले, बैच शुरू होने से पहले डेली एक एक वीडियो के माध्यम से दी जाएगी, ठीक है। हाँ बस ठीक है जी। अब कोई भी कमेंट नहीं करेगा, सिर्फ क्लास देखेंगे। देखिए, हर्षवर्धन के मरने के बाद अटैक होंगे, ये कंफर्म है। अब मुसलमानों के ही क्यों होंगे, ये लॉजिक मैं आपको बता रहा हूं। देखिए साहब, 3 दिशाओं से तो भारत पानी से घिरा हुआ है, कोई भी अटैक नहीं हो सकता। 3 दिशाओं से अटैक शुरू हुए थे जब जब जहाज आए थे। जहाज 1498 में, 1498 में वास्को डी गामा लेके आया था। इसका मतलब उससे पहले यहां से अटैक नहीं हो सकता। अब बच गई 2 दिशा, या तो नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, या नॉर्थ वेस्ट। अब उत्तर पूर्व में हमारा पड़ोसी देश है चाइना, मतलब चाइना वाले अटैक कर सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि भारत और चाइना के बीच हिमालय पर्वत है। अगर मैं बात करूं, जम्मू कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक एक पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, हिमालय पर्वत। तो चाइना वाले कैसे अटैक कर देंगे हिमालय पर? ऐप के बारे में लास्ट में मोहन सर आप लोगों को सब कुछ बता देंगे, अब कोई कमेंट नहीं करेगा, ठीक है। देखिए जी, चाइना अटैक कर तो सकता है, लेकिन हिमालय पर्वत है। अगर अब तक समुद्री जहाज नहीं बने तो हवाई जहाज भी नहीं बने होंगे, कौन कैसे आएगा, ठीक है। यानी कि भारत में इन रास्तों से हमला हो ही नहीं सकता था। हमला सिर्फ एक दिशा से हो सकता था, वो दिशा बच गई नॉर्थ वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट में कैसी कंट्री है? सारी की सारी मुस्लिम कंट्री है, मुस्लिम देश है। तो हमला कौन करेंगे? मुसलमान। मेरी बात सुन लीजिए, भारत का सोने की चिड़िया होना, अखंड भारत का हर्षवर्धन के मरने के बाद टुकड़ों में बिखर जाना, हर्षवर्धन का कोई भी उत्तराधिकारी का न होना, और भारत में आने का सिर्फ एकमात्र रास्ता होना, ये सारी बातें मुस्लिम साम्राज्य को भारत की तरफ ले आती हैं। अब देखिए जी, किस रास्ते से कैसे मुसलमान भारत में एंट्री करते हैं। देखिए सब, भारत में आने का एक रास्ता है बस। उस समय का भारत यहां तक फैला हुआ था, ठीक है। उस समय भारत की बाउंड्री अगर बताऊं, नीचे से पानी है, इधर हिमालय, और इधर एक पर्वत श्रृंखला, एक छोटी सी पहाड़ी है पाकिस्तान के पार। उस समय का भारत पाकिस्तान एक ही हुआ करता था, ठीक है। यहां एक पहाड़ी है, हिंदकुश पहाड़ी, हिंदकुश पहाड़ी। भारत और पाकिस्तान, सॉरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक पहाड़ी है, हिंदकुश पहाड़ी। इस पहाड़ी में एक रास्ता है भारत में आने का। पहाड़ों के बीच जो प्राकृतिक रास्ते हुआ करते हैं उनको दर्रा कहा जाता है ज्योग्राफी की भाषा में, दर्रा या फिर पास। तो भारत में आने का एकमात्र रास्ता है हिंदकुश पहाड़ी में एक दर्रा। उस दर्रे का नाम है खैबर। ध्यान दें, दर्रा कोई नाम नहीं है। दर्रा
पहाड़ों के बीच रास्ते को कहा जाता है, और उस रास्ते का नाम क्या है जो हिंदकुश पहाड़ी में है? खैबर। हिंदकुश पहाड़ी का खैबर दर्रा है भारत में आने का एकमात्र रास्ता। आज भी अगर भारत में पैदल आना है, स्थल मार्ग से आना, तो एकमात्र रास्ता है। लेकिन आज तो समुद्री जहाज भी है, समुद्र से भी आया जा सकता है। आजकल तो हवाई जहाज है, चाइना की तरफ से भी आ जा सकता है। पैदल आने की अगर बात करें, एकमात्र रास्ता है, वो है हिंदकुश पहाड़ी का खैबर दर्रा। खैबर दर्रे के पार कैसे देश हैं? मुस्लिम कंट्री है। यानी कि ये प्राचीन भारत में ऐसी घटनाएं घटी कि मुसलमानों को आना पड़ा। एंशियंट टाइम में हर्षवर्धन से पहले सभी हिंदू राजाओं का वंश चल रहा था। हर्षवर्धन के डेथ होने के बाद इसका कोई ऑप्शन नहीं था, इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। सोने की चिड़िया बिखर गई, अनेक राज्यों में बट गई। अब भारत के अनेक राज्यों की आपस में नहीं बनती, हर कोई एक दूसरे से जलता है, हर कोई एक दूसरे से कटता है, एक दूसरे के ऊपर अटैक करता है। इसी का फायदा उठाएंगे मुस्लिम शासक। देखिए जी, क्यों? क्योंकि रास्ता सिर्फ उन्हीं के पास है। तो एक देश है अरब, इस्लाम की उत्पत्ति यहीं से हुई थी, ठीक है, सऊदी अरबिया जिसको बोलते हैं। अरब में इस्लाम की उत्पत्ति हो चुकी थी, और आसपास के जितने भी देश है वो सारे के सारे अरब द्वारा कंट्रोल किए जाते थे, जो मुस्लिम कंट्री है। अरबी मुसलमानों की वहां पे चलती थी। पैगंबर मोहम्मद जिसने इस्लाम की स्थापना की थी, उनके बाद इस्लाम धर्म में सबसे बड़ी जो पोस्ट होती थी वो होती थी खलीफाओं की। मुसलमानों के धार्मिक गुरु क्या कहलाते हैं? खलीफा कहलाते हैं, ठीक है। पैगंबर मोहम्मद के साहब के बाद जो सबसे बड़ी पोस्ट थी वो थी खलीफाओं की, ठीक है। तो खलीफा होते हैं इनके गुरु। उस समय जो अरब के खलीफा थे, पूरी दुनिया के मुसलमान उन्हीं को फॉलो करते थे। तो उस समय अरब के एक खलीफा थे मंसूर हजाज। उस समय अरब के एक खलीफा थे मंसूर हजाज, ये अरब के खलीफा। इन्होंने अपने एक टैलेंटेड सिपाही को भारत की तरफ रवाना किया। इन्होंने कहा, भाई एक ऐसा देश है, सोने की चिड़िया है, अनेक टुकड़ों में बटा हुआ है, सारे के सारे राज्य अलग अलग है, छोटे छोटे राज्यों पे एक एक राजा है, आपस में बनती नहीं, कोई किसी की सहायता करेगा नहीं, तो हम लूट लाते हैं। तब अरब के खलीफा मंसूर हजाज एक टैलेंटेड सिपाही मोहम्मद बिन कासिम को रवाना करते हैं जी। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम को भारत की तरफ रवाना किया। मोहम्मद बिन कासिम 712 में हिंदकुश पहाड़ी के खैबर दर्रे को पार करता हुआ पहुंचा भारत में। मोहम्मद बिन कासिम को भेजा मंसूर हजाज ने। 712 में यह बंदा हिंदकुश पहाड़ी के खैबर दर्रे को पार करता हुआ भारत में पहुंचा। अब देखिए, जैसे ही ये इस पहाड़ी को पार करेगा, ऐसा तो नहीं है कि डायरेक्ट जो है इधर चला जाएगा बंगाल में या फिर तमिलनाडु में चला जाएगा। ये बंदा सबसे पहला जो राज्य आएगा वहीं पे आएगा। सबसे पहला राज्य भारत में आया सिंध। अब आज ये राज्य पाकिस्तान में, लेकिन उस समय भारत में ही था, भारत पाकिस्तान एक है। तो सबसे पहले अटैक कहां पे करेगा? ये सिंध में करेगा। उस समय सिंध के राजा थे दाहिर। सिंध में उस समय एक हिंदू राजा थे जिनका नाम है दाहिर। तो ये दाहिर के यहां पे पहुंचते हैं, दोनों आपस में भिड़ते हैं। 712 में इन दोनों के बीच एक युद्ध हुआ, रावर का युद्ध। कौन सा युद्ध होगा? रावर का युद्ध। इस युद्ध में एक तरफ मोहम्मद बिन कासिम है और दूसरी तरफ राजा दाहिर। 712 में रावर का युद्ध होता है। सिंध में एक गांव है रावर। मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को बुरी तरह से हराया। दाहिर इस युद्ध में बुरी तरह से हार गया। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम ने यहां जितने भी गैर मुसलमान थे उन सब पे एक टैक्स लगाया जिसका नाम है जजिया। जजिया नाम का एक टैक्स इसने लगाया। ये टैक्स गैर मुसलमानों पे लगने वाला होता है जी, गैर मुस्लिम कर। मोहम्मद बिन कासिम ने यहां गैर मुसलमानों पे जजिया लगाया और लूटपाट करके वापस चला गया।
इस तरीके से भारत में मुसलमानों की एंट्री हुई थी। अब सोचने वाली बात यह है कि मुसलमान भारत पे राज करने नहीं आए थे, क्योंकि इसने राज नहीं किया। अगर ये राज करने आया होता तो पहले ही राज करता। ये सिंध को लूट के वापस गया है, मतलब ये सिर्फ लूटने आए थे। वो तो बाद में इन लोगों को माहौल ऐसा मिला कि भारत में किसी की भी आपस में बनते नहीं है, तो इन लोगों ने इस चीज का फायदा उठाया और राज करने का उद्देश्य अपनाया। पहले ये आए थे लूटने, बाद में राज करने का मूड बनेगा। ऐसा ही अंग्रेजों के साथ हुआ था। अंग्रेज भी भारत में राज करने नहीं आए थे, अंग्रेज सिर्फ व्यापार करने आए थे। राज करने आए होते तो 1600 में आने के बाद पहली बार लड़ाई 1757 में क्यों करते, 150 साल बाद। सोचने वाली बात है, भारत में आने के 150 साल बाद प्लासी की लड़ाई होती है अंग्रेजों की भारतीयों के साथ, पहली लड़ाई। 150 साल लगाने का मतलब यही है कि वो लोग राज करने नहीं आए थे, व्यापार करने आए थे। ये लोग भी राज करने नहीं, लूटने आए थे। बाद में देखा किसी की बनती नहीं है, तो बाद में और मुसलमान आएंगे, वो राज करने के उद्देश्य से आएंगे और कामयाब हो जाएंगे। यहां सवाल ये था कि पहला मुसलमान कौन आया, मोहम्मद बिन कासिम। आप लोगों को पता भी नहीं चला होगा कि हम मध्यकालीन भारत में कब घुस गए। ये बंदा जब भारत में आ गया तो मध्यकालीन भारत शुरू हो गया। पहला मुसलमान भारत में आ गया 712 में, तो मध्यकालीन शुरू हो गया। मतलब अब जब तक भारत वालों में एकता नहीं होगी, तब तक ये लोग लूटते रहेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा जो मैं अभी बोलने वाला हूं। ना तो मैंने आप लोगों को कोई पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन लिखवाए, ना मैंने आप लोगों को फैक्ट लिखवाया। मैंने सिर्फ एक कहानी सुनाई है और उस कहानी से आप लोगों को 20 से 25 क्वेश्चन याद भी हो गए। सिर्फ एक कहानी सुनाई है और वो कहानी जैसे मैंने सुनाई है वैसे ही बोर्ड पे उतारी है। आप लोगों को पता भी नहीं चला, आप लोग सिर्फ कमेंट में बिजी रहे, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन याद हो गए। देखो मैं क्वेश्चन सुन रहा हूं, आप लोग बताएंगे फटाफट से। देखिए जी, आखिरी हिंदू राजा कौन था? हर्षवर्धन था। क्वेश्चन हो गया, ठीक है। हर्षवर्धन किस वंश का था? पुष्यभूति वंश का। पुष्यभूति वंश का दूसरा नाम क्या है? वर्धन वंश है। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? थानेसर और कन्नौज थी। हर्षवर्धन की डेथ कब हुई? 647 में। पहला मुस्लिम अटैक कब हुआ? 712 में। किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। कहां से आया था? अरब से आया था। किसने भेजा था? मंसूर हजाज ने। किस रास्ते आया था? खैबर दर्रे से। खैबर दर्रा कहां पे है? हिंदकुश पहाड़ी में। पहला मुस्लिम अटैक कहां हुआ था? सिंध में हुआ था। उस समय सिंध का राजा कौन था? दाहिर था। कौन सा युद्ध हुआ? रावर का युद्ध हुआ। कब हुआ था? 712 में। किस किस के बीच हुआ? मोहम्मद बिन कासिम और राजा दाहिर के बीच। कौन जीत गया? मोहम्मद बिन कासिम। कौन सा टैक्स लगाया? जजिया। जजिया कैसा टैक्स है? गैर मुस्लिम टैक्स है। पहली बार जजिया किसने लागू किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद हो चुके हैं, ठीक है। अब मुझे इस टॉपिक के बाद कमेंट करके बताइए आप लोगों को ये टॉपिक कैसा लगा, फटाफट से। फटाफट से 2 मिनट मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, सिर्फ 2 मिनट। देखो कोर्स के बारे में आप लोगों को सारी बातें मोहन सर बता देंगे, फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए। हाँ जी, कंप्लीट करवाई जाएगी हिस्ट्री, लेकिन पूरे बैच में। यूट्यूब पे कंप्लीट नहीं करवाऊंगा। हाँ, जो मेरे पुराने स्टूडेंट देख रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, जो पुराने स्टूडेंट ने सवाल पूछा है ये हाँ है, ऐसा ही है जैसा आप पूछ रहे हैं। जी बिल्कुल। चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए जी, बस अब कमेंट नहीं, अब देखिए आगे। अब मैंने आप लोगों को बताया कि मध्यकालीन भारत शुरू हो चुका है। भारत में मुसलमानों की एंट्री
शुरू हो चुकी है। इसके बाद लगातार हर कोई मुसलमान आएगा और लूटने के बाद चला जाएगा, ठीक है। शुरू में लेकिन सिर्फ लूटने के लिए आए थे। अब देखते हैं जी अगले मुसलमान कौन आते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के बाद मामला थोड़ा सा शांत हो गया। अरबी मुसलमानों ने भारत को लूटा। ये बात पूरी मार्केट में फैल गई। मार्केट कौन सी? मुसलमानों वाली, ठीक है। अब और मुसलमानों का भी मूड बनेगा। देखिए जी कैसे बनेगा। अब हमें पता है कि भारत में हमले होंगे सिर्फ एक दिशा से, तो हम सिर्फ एक दिशा को ही देखेंगे और वो दिशा है नॉर्थ वेस्ट। सिर्फ उत्तर पश्चिम को ही हम देखेंगे क्योंकि अटैक होंगे सिर्फ यहां से, ठीक है। देखिए जी, तो सबसे पहले अरबी मुसलमानों ने हमला कर दिया था। अरबी मुसलमान आए थे भारत में सबसे पहले, मोहम्मद बिन कासिम। अब देखिए जी, अब एक देश है तुर्की, एक देश है तुर्की, और तुर्की से एक मुसलमान। अब जो मुसलमान तुर्की से है वो कैसा मुसलमान होगा? तुर्की मुसलमान होगा, है ना। पहले जो अरब से आया था वो अरबी था, अब कोई तुर्की से आएगा तो वो कैसा मुसलमान होगा? तुर्की मुसलमान होगा, ठीक है। तुर्की से एक मुसलमान करीब 17,000 मुसलमानों को लेकर के, तुर्की से एक मुसलमान करीब 17,000 तुर्की मुसलमानों को लेकर के निकलता है भारत के लिए। लेकिन एक्चुअली ये भारत में डायरेक्ट नहीं जा रहा, ये समझ रहा है जब अरबी यहां से लूट के ला सकते हैं तो हम लोग भी लूट के लाएंगे, लेकिन पहले भारत के पड़ोस में जाकर के बसेंगे हम, ठीक है। तो एक तुर्की मुसलमान जिसका नाम है अल्पतगीन, अल्पतगीन नाम का एक तुर्की मुसलमान करीब 17,000 तुर्की मुसलमानों को लेकर के आगे बढ़ता है और 932 ईस्वी में अफगानिस्तान में आके एक शहर बसाते हैं जी, गजनी। अल्पतगीन नाम का एक तुर्की मुसलमान करीब 17,000 तुर्की मुसलमानों को लेकर के आगे बढ़ता है और अफगानिस्तान में आके एक शहर की स्थापना करता है, गजनी की, ठीक है। गजनी शहर की स्थापना किसने की? अल्पतगीन ने। कब बसाया था? 932 में। 932 में गजनी बसाया, क्यों? क्योंकि गजनी है भारत के पड़ोस में और अब भारत पे आक्रमण किए जाएंगे गजनी से, ठीक है। तो गजनी को बसाने वाला गजनी को बसाने वाला मुसलमान कौन है? अल्पतगीन। जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोगों से साथ में मेंशन किया जाएगा कि गजनी का संस्थापक कौन है। ऑप्शन में महमूद गजनवी भी दिया हुआ होगा, लेकिन महमूद गजनवी नहीं आएगा, अल्पतगीन ने गजनी को बसाया था, ठीक है। अब इसके बाद गजनी में आगे एक राजा बनता है, इसका दामाद, इसका दामाद गजनी में राजा बनता है। इसके बाद दामाद का नाम है सुबुक्तगीन, सुबुक्तगीन। अल्पतगीन ने गजनी को बसाया, उसके बाद इसका दामाद गद्दी पे बैठता है सुबुक्तगीन। ये भारत की तरफ रवाना होगा। पहले अरबी आए, कुछ सालों बाद अब तुर्की आएंगे। ये तुर्की देश से निकल के आया, गजनी में आकर के बस गया जी। अब गजनी में तुर्की आ गए, गजनी शहर बसा दिया। अब गजनी से भारत में अटैक होंगे, लेकिन गजनी से भारत की तरफ निकलेगा अल्पतगीन का दामाद, जो इसके बाद राजा बनेगा, ठीक है। ये भारत पे दूसरा हमला करता है जी, दूसरा मुस्लिम आक्रमण। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था? 712 में। दूसरा मुस्लिम आक्रमण कब होगा? 986 में। पहला मुस्लिम आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, दूसरा मुस्लिम आक्रमण किया है सुबुक्तगीन ने। अब ये दूसरा मुस्लिम आक्रमण तो है, क्या आप लोग इसको पहला तुर्की आक्रमण भी बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं जी। ये दूसरा मुस्लिम आक्रमण है और पहला तुर्की आक्रमण है, क्योंकि एक्चुअल में जो पहली बार मुसलमान आए थे वो अरब के थे, अरबी थे। अब जो दूसरे नंबर पे मुसलमान आए हैं वो तुर्की है,
तो तुर्की मुसलमानों का ये पहला हमला है, ठीक है। 986 में ये हमला किया सुबुक्तगीन ने। अब सोचो, पहला हमला हुआ था सिंध में, जो कि पाकिस्तान में है। अब सिंध को तो लूटा जा चुका है ना, सिंध को तो लूट चुके थे अरबी मुसलमान, ये तो सिंध में नहीं जाएगा। अगला स्टेशन पड़ता है मुल्तान, इसके बाद आता है मुल्तान। और ये जो दूसरा मुस्लिम आक्रमण है ये मुल्तान में हुआ था जी, ठीक है। अब इस समय मुल्तान में जो राजा था उसका नाम है जयपाल। मुल्तान का राजा कौन था? जयपाल। 986 में दूसरा मुस्लिम आक्रमण जो हुआ ये मुल्तान पे हुआ और ये हमला हो गया जी असफल। क्यों? क्योंकि मुल्तान के राजा जयपाल ने इसको बुरी तरह से हराया, ठीक है। पहला जो मुस्लिम आक्रमण था वो सफल हुआ था, लेकिन दूसरा मुस्लिम आक्रमण सुबुक्तगीन जो आया, ध्यान दें, सुबुक्तगीन से पहले मैंने एक नाम लिखा है अल्पतगीन। इसका क्या रोल था? इसने सिर्फ गजनी को बसाया था। गजनी से ही अगला शासक आता है भारत में, सुबुक्तगीन। पहले अरबी आए, अब तुर्की आए। तुर्की देश से नहीं आ रहे, तुर्की डायरेक्ट गजनी से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुर्की पहले गजनी में आकर के बसे, गजनी से भारत में आ रहे हैं, ठीक है। इसने जो आक्रमण किया था वो मुल्तान में किया था, सिंध को तो वो लूट चुके थे। मुल्तान के राजा जयपाल ने इसको बुरी तरह से हराया। दूसरा मुस्लिम आक्रमण असफल हुआ, ये निराश होकर के आकर के वापस बैठ गया। अब इसका एक बेटा है महमूद गजनवी। इसका बेटा है महमूद गजनवी। ये बचपन से ही महत्वाकांक्षी था। इसकी इच्छा थी कि मैं जो है पूरे मध्य एशिया में राज करूंगा और उसके लिए मुझे ढेर सारी संपत्ति, ढेर सारा पैसा चाहिएगा। और ढेर सारा पैसा भारत में है, मतलब ये भी लूटने की कोशिश करेगा। लेकिन इसके पिता की तो बात नहीं बनी थी। ध्यान दें, अल्पतगीन का दामाद है सुबुक्तगीन। अल्पतगीन कौन है? जिसने गजनी को बसाया था। सुबुक्तगीन का बेटा है महमूद गजनवी और ये 997 में गजनी का राजा बनता है जी। 1030 तक ये गजनी का शासक रहता है। महमूद गजनवी गजनी का शासक कब से कब तक रहता है? 997 से लेके 1030 तक, लगभग 33 साल तक ये गजनी का शासक रहा था। गजनी का शासक बनने के साथ, जैसे ही गजनी का शासक बना, इस बंदे ने सुल्तान की उपाधि धारण की। सुल्तान की उपाधि, यानी कि पहले जो राज करने का अधिकार था ना वो अरबी मुसलमानों का था, तुर्कियों की इतनी चली नहीं थी। तो तुर्कियों ने टेम्परेरी वैसे राज करना शुरू तो कर दिया है गजनी में, लेकिन ऑफिशियली परमानेंट अब सुल्तान की उपाधि धारण करके बैठा है जी गद्दी पे। तो देखिए, पहला तुर्की है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, वो महमूद गजनवी। लेकिन इसी तरह का क्वेश्चन भारत के लिए भी आता है कि भारत के मुस्लिम शासकों में पहला बंदा जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की वो इल्तुतमिश था। अगर दोनों ही ऑप्शन में मिल जाए तो महमूद गजनवी भारत का राजा नहीं है, ये गजनी का राजा है, ठीक है। महमूद गजनवी गजनी का शासक बनता है 33 साल के लिए और फिर सुल्तान की उपाधि धारण करता है। सुल्तान की उपाधि धारण करने के बाद इसने कहा अब हम भी भारत में जाएंगे, और ये 17 बार अटैक करेगा भारत पे। महमूद गजनवी कितनी बार अटैक करेगा? 17 बार, ठीक है। एक बार यहां तक किसी को समस्या है तो कमेंट करके बताइए। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए जी। आ रहा है सबको समझ में? महमूद गजनवी के बारे में दोबारा बताऊं जी।
देख लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए जी, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले अरबियों ने अटैक किया था, ठीक है। उसके बाद मामला थोड़े दिन के लिए शांत हो गया था। फिर तुर्की आते हैं, तुर्की देश से एक तुर्की मुसलमान अल्पतगीन 17,000 तुर्की मुसलमानों को लेकर के गजनी नाम का एक शहर बसाता है 932 में। गजनी की स्थापना 932 में हुई अल्पतगीन ने की। अल्पतगीन के बाद इसका दामाद गद्दी पे बैठता है सुबुक्तगीन। इसने भारत पे हमला किया था। यह भारत में दूसरा मुस्लिम आक्रमण था, क्योंकि पहला 712 में हो चुका था, लेकिन इसी को पहला तुर्की आक्रमण भी बोलते हैं। 986 में किया, ये असफल हो गया। क्यों? क्योंकि उस समय मुल्तान के राजा जयपाल ने इसको बुरी तरह से हर। उसके बाद सुबुक्तगीन का बेटा है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी बचपन से ही चाहता था कि पूरे मध्य एशिया पे राज करूं, और पैसा भी चाहिए था इसको। वो पैसा लूटने के चक्कर में ये भारत में 17 बार अटैक करेगा, लेकिन उससे पहले ये गजनी का राजा बनता है 997 से लेके 1030 के बीच। 33 साल के अपने कार्यकाल में 33 साल तक गजनी का राज किया इसने। वहां से फिर 17 बार भारत में आता है, लेकिन वहां का राजा बनते ही इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। पहला तुर्की मुसलमान है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। अब ये बंदा भारत पे करेगा आक्रमण। सवाल ये है, क्या ये अपने पिता की बदला ले पाएगा, अपने पिता का अपमान का बदला ले पाएगा, या ये भी अपने पिता की तरह वापस हार करके आ जाएगा? ये सब हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले लेक्चर में मिलेंगे बहुत जल्द। किसी को कुछ भी पूछना है तो फटाफट से कमेंट कीजिए, नहीं तो फिर हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। हाँ, ये अलबरूनी फिरदौसी के बारे में मैं बताऊंगा महमूद गजनवी को जब हम पढ़ेंगे। अभी तो सिर्फ इसके बारे में बताया ना मैंने कि गजनी का राजा बना है। जब ये भारत में आएगा तब की बात होगी, ठीक है। फीस वगैरह के बारे में आप लोगों को मोहन सर बताएंगे मेरे बाद जो लाइव आएंगे। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, काफी अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा करके, और उम्मीद है कि आगे भी पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। जो ये हरियाणा पुलिस का 31 रुपए वाला बैच आ रहा है, इसमें पूरी की पूरी इंडियन हिस्ट्री मैं ही करवाऊंगा, और इस बैच में आप लोगों को पिछले जितने भी एग्जाम में हिस्ट्री के क्वेश्चन आए हैं वो भी सोल्व करवाऊंगा। और कल या परसों में एक वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूं, आप लोग उसके लिए भी तैयार रहना। ये वीडियो बहुत जल्द आएगी, कल या परसों में ही। उस वीडियो में मैं हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं। अभी जो है मोहन सर आप लोगों को इंफॉर्मेशन देंगे, लीजिए जी। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि सर ने अभी इतिहास के बारे में आप लोगों को कितना बखूबी समझाया कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी इतिहास को इतनी गहराई से समझ सकता है। तो आप लोगों ने देखा सर को कितने गहराई से आपको इतिहास के बारे में सर ने बताया। और ये जो बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं सर फीस कितनी होगी, कब कटेगी, इससे 30-40 मिनट पहले परवीन सर, मंजित सर और मैं, हम तीनों लाइव आए थे, और आप लोगों को उसके बारे में मंजित सर ने स्लैब बताए थे कि भाई 1 से लेके 3,000 तक, पहले 3,000 बच्चों के लिए 31 रुपए, और आगे भी मंजित सर ने इसी प्रकार आप लोगों को स्लैब बताए थे। तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, वहां से आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जो बार बार पूछ रहे हैं कि सर पेमेंट लिंक कब एक्टिव होगा, पेमेंट लिंक 20 जनवरी 2021 सुबह 9 बजे एक्टिव हो जाएगा। वहां से आप अपना कोर्स बाय कर सकते हो, ठीक है सर। अभी और किसी कोई कमेंट? ठीक है। क्लास टाइम, हाँ, क्लास टाइम के बारे में वहां पर आपका जो लाइव क्लास के सेक्शन में आप जाओगे वहां पर क्लास शेड्यूल लिखा मिलेगा। क्लास के बारे में वहां पर इंफॉर्मेशन दी जाएगी आप लोगों को कि आज हिस्ट्री क्लास का टाइमिंग क्या है, मैथ की क्लास का टाइमिंग क्या है, और हरियाणा जी के रीजनिंग जो भी क्लास होगी आप लोगों की। और 5 क्लास डेली दी जाएंगी आप लोगों को, और वो सभी क्लासेस आप लोगों के लिए लाइव होगी। जैसे कि अभी आप लोग लाइव पढ़ रहे हो, आप लोगों के कमेंट पढ़े जाएंगे, साथ साथ आप लोगों के जो भी डाउट है साथ साथ क्लियर होंगे। और उसके बाद में जो स्टूडेंट उन लाइव क्लास को अटेंड नहीं कर पाएगा वो
वहाँ पर आप लोगों की एप्लीकेशन के अंदर ही स्टोर होगी। उन्हें आप 5-10 जितनी बार भी आप चाहो उतनी बार उन चीज़ों को देख सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों के जो डाउट हैं वो क्लियर हो चुके होंगे। तो इसी प्रकार हम हर रोज लगातार आप लोगों के लिए YouTube पे भी लाइव क्लास लेके आएंगे, और जल्द से जल्द आप लोग लिसो ऐप को डाउनलोड करें और वहां पर पूरे सिलेबस को बेहतरीन ढंग से करें, और अपनी सरकारी नौकरी की का जो आपका सपना है उसे साकार करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।